हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। आपको पता है कि आपकी जो परीक्षाएं आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, यूपीपीसीएस हो, वीडियो हो, जो भी यूपी टेट हो, यूपीपी हो, कोई भी पेपर हो आपका, या फिर जो आपको 4 अप्रैल का फॉरेस्ट गार्ड का होने वाला है, कोई भी पेपर हो तो उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं, जिसके लिए हम संपूर्ण हिंदी का बैच चलाए हुए हैं। ठीक है, तो हम पहुंच चुके हैं वाक्य पे। देखिए, हमने बहुत कुछ पढ़ा दिया है। ठीक है, क्या क्या देखिए, सबसे पहले हमने वर्णमाला पढ़ाया। वर्णमाला हमने पूरा क्लियर किया। उसके बाद शब्द पढ़ाया। शब्द में पता है कि आपको कितना बड़ा चैप्टर है शब्द, जिसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, निपात, सब कुछ हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब बारी आ गई है वाक्य की। तो आज हम वाक्य के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे पढ़ाने का मकसद यह है कि बहुत ही अच्छे से आपका क्लियर हो जाए कंसेप्ट। ठीक, भले ही वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए या फिर 3 पार्ट में हम इसको देख लें, वर्ण जो शब्द है हमारा वाक्य है, ठीक, वाक्य को, मगर हमें क्या है कि हम आपको पढ़ाएंगे तो आपके अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, आज हम बात करेंगे वाक्य के बारे में। ठीक है, क्या बात करेंगे वाक्य के बारे में। तो वाक्य होता क्या है, देखिए, वाक्य बनता कैसे। सबसे पहले बात करेंगे वाक्य बनता कैसे। देखिए, आप समझिएगा, आपको पता भी होगा, हमने पहले पढ़ाया था। सबसे पहले क्या होता है, वर्ण होता है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। देखिए, कई वर्ण मिलकर एक शब्द बना देते हैं। क्या, एक शब्द बना देते हैं, और कई शब्द मिल करके एक वाक्य बनाएंगे। तो कई शब्द मिल करके एक वाक्य बनाएंगे। तो देखिए, हमने बताया था कि अगर पूछ ले कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वाक्य तो होगा। वाक्य से बड़ा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। तो ठीक है, एक समझ लीजिएगा वाक्य बात, कि वाक्य से बड़ा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, समझिएगा। जैसे हमने कहा राम घर जाता है, तो ये क्या है, वाक्य है। परिभाषा बाद में देखेंगे, पहले समझिए वाक्य होता क्या है। तो राम घर जाता है, ये वाक्य क्यों, क्योंकि इसका एक संदर्भ सहित व्याख्या कर सकते हैं कि राम घर जाता है। राम है, एक इंसान है, एक व्यक्ति है जो घर की तरफ जा रहा है, घर जाता है ना, उसका घर होगा। तो इस तरीके से इसका हम क्या पूरा सारांश निकाल सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर बात करते हैं, ये राम जो है, ये राम घर जाता है, ये जो वाक्य है, ये कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो आप गिन सकते हैं कितने शब्द हैं। एक शब्द ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये होगा, मतलब 4 शब्दों से मिलकर बना। कितने, 4 शब्दों से मिलकर बना है। अगर हम बात कर ले वर्ण कितने इसमें, तो वर्ण तो बहुत हो जाएंगे। देखिए, राम में कितने वर्ण है, देखिए, रा हो गया, है ना, फिर बड़ा आ हो गया, फिर माँ हो गया, और फिर छोटा। तो 4 तो वर्ण इसी में हो गए, राम में हो गए, है ना, 4 इसमें हो जाएंगे, 4 इसमें हो जाएंगे, और 2 इसमें हो जाएंगे। तो 4 4 8, 4 12, 2 14, लगभग 14 वर्ण। क्या, लगभग 14 वर्ण मिले हैं इस वाक्य में, और 4 क्या है, शब्द मिले हैं। तब जाके आपका कहीं ना कहीं एक वाक्य बन पाया है, राम घर जाता है। ठीक है, तो वाक्य बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा। देखिए, परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो क्या कह सकते हैं, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे आपेक्षिक अर्थ प्रकट हो, उसे वाक्य कहते हैं। देखिए, शब्द होंगे मगर सार्थक शब्द होंगे, ठीक, उनका व्यवस्थित समूह जिससे कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा, वही भैया वाक्य होगा। इसके अलावा वो वाक्य नहीं होगा। अब जैसे हमने कह दिया राम जाता घर है, जाता घर है, तो भैया अगर आप कहते हैं कि ये क्या वाक्य है, भाई वाक्य है, ठीक, मगर इसको हम सही सलामत वाक्य नहीं कह सकते, इसमें त्रुटि है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए राम जाता घर है, तो ये आपको पढ़ने में भी गलत लग रहा होगा और है भी गलत। क्या, राम घर जाता है, ये होना चाहिए था। तो यहां पर कहीं ना कहीं क्रम संबंधी दिक्कत है। ठीक, ये व्यवस्थित समूह नहीं है। क्या, देखिए, इसमें कहा गया व्यवस्थित समूह, तो इससे हम सही सलामत वाक्य नहीं मान सकते। देखिए, सही वाक्य होगा राम घर जाता है, तो ये क्या हो गया, वाक्य होगा। तो आप समझ गए होंगे वाक्य क्या है और हम कहना क्या चाहते हैं, बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन आएगा कि वाक्य भाषा या व्याकरण का सबसे बड़ा अंग है। क्वेश्चन आएगा कि भाषा या व्याकरण का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आपको बता देना क्या, वाक्य है। क्या है, वाक्य ही भाषा या व्याकरण का सबसे बड़ा अंग होता है। अब देखिए, फिर वो पूछेगा भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो आपको बता देना वाक्य है, क्योंकि भाव और भावार्थ केवल और केवल वाक्य का ही निकलता है। ठीक है, शब्द का कोई भाव नहीं निकलेगा, कोई भावार्थ नहीं निकलेगा, केवल और केवल वाक्य का ही भाव निकलेगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। अब देखिए, हिंदी भाषा के 3 अंग होते हैं। आपको पता होगा हिंदी भाषा के या फिर हिंदी व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। देखिए, हमने पूरा वर्णमाला समाप्त कर दे, एक एक जो भी प्रॉब्लम थी सबको सॉल्व कर दिया, पूरा शब्द सॉल्व कर दिया। उसके बाद हम वाक्य में पहुंच चुके दोस्तों, और वाक्य भी पूरा हमने समाप्त करना है। ठीक है, 3 वीडियो, मात्र कितने, 3 वीडियो में हम बहुत अच्छे से वाक्य को पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम देखने वाले हैं वाक्य के लिए जो अनिवार्य तत्व होते हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। नहीं तो भैया वाक्य कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्या, कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए तभी तो, नहीं तो वाक्य ऐसे थोड़ी कोई चीज हम लिख देंगे तो उसका कुछ ना कुछ मतलब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो वाक्य के लिए सबसे बड़ी
चीज क्या है, पहली चीज क्या है कि सार्थकता होनी चाहिए वाक्य में, ठीक है। क्या होनी चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए। सार्थकता क्या होता है इसके बारे में अगर हम आपको बताना चाहें, देखिए सार्थकता मतलब क्या होता है कि उस जो भी वाक्य लिखा जाए उसका कुछ ना कुछ अर्थ हो जाए, ठीक, कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, ठीक, तो खाना खाता है, राम खाना खाता है, इसका मतलब क्या, उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। एक राम है, इंसान है जो खाना खा रहा है भूख मिटाने के लिए, तो उसका कोई सार्थक अर्थ निकलेगा, ठीक, क्या होगा, कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलेगा, ठीक। तो ये चीज आपको बता दें, ठीक है। अब दूसरा क्या है, योग्यता। अब देखिए योग्यता मतलब क्या, क्वालिफिकेशन थोड़ी ना होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ योग्यता होनी चाहिए वाक्य की, क्या, कुछ ना कुछ योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना चाहें तो आपको बता सकते हैं कि योग्यता क्या होता है, तो समझिएगा। तो देखिए योग्यता क्या होता है कि वाक्य में जो भी वाक्य हम शब्द प्रयुक्त करेंगे उसके द्वारा कुछ ना कुछ अर्थ प्रकट करने की योग्यता भी होनी चाहिए, क्या, कुछ ना कुछ अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे कहते हैं हम कि राम ने चाय खाई, है ना, तो खाई, तो दोस्तों ये आपको लग रहा कहीं ना कहीं ये योग्यता इसकी गलत है, क्या है, ये सही से योग्यता अपनी प्रकट नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि ये वाक्य है ही नहीं, ठीक है, इसके अंदर योग्यता नहीं है, ठीक है। योग्यता कब होगी, जब हम कहें राम ने चाय पी है या फिर पिया है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि चाय खाई नहीं पी जाती, तो ये योग्यता इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, एक अच्छी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या होगा, आकांक्षा। क्या, आकांक्षा। आकांक्षा क्या होती है, इसको हम अगर बात करें तो इच्छा होती है, ठीक है, अंदर से जागृत होने वाली इच्छा होती है। जैसे कभी कभार हम देखते हैं आकांक्षा का अर्थ क्या होता है, इच्छा होती है। देखिए वाक्य को अपने आप में पूरा होना चाहिए, कोई भी वाक्य हो अपने आप में पूरा होना चाहिए। अगर वो कहीं ना कहीं कोई कमी होती है तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ ना कुछ अधूरापन है, क्या है, कुछ ना कुछ अधूरापन है। तो जैसे हम कहते हैं कि क्या, कि खाना खाया, ठीक है, खाना खाया, तो दोस्तों अगर ये सेंटेंस हमने बोल दिया आपसे खाना खाया, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं इच्छा होगी, आकांक्षा होगी, भैया आपको लगेगा कि आप प्रश्न कर लो भैया किसने खाया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में, हमारे मन में, एक जहन में एक प्रश्न उठेगा कि किसने खाया, कौन खाया, तो पता ही चला कौन खाया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक कमी महसूस हो रही कि आप यहाँ लिख सकते राम ने खाना खाया, ठीक है, तो आपको ये सेंटेंस पूरा दिखेगा। तो यही होता है क्या, आकांक्षा। क्या होता है, यही होता है हमारा क्या, आकांक्षा, यानी कि इच्छा, जानने की इच्छा किसी चीज को, ठीक, तो इसी को बोलते हैं आकांक्षा। तो आकांक्षा भी होनी चाहिए, मतलब किसी सेंटेंस को पूरा करना चाहिए, ठीक, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक, तो वही क्या है, आकांक्षा। जैसे पत्र लिखता है, तो कौन पत्र लिखता है ये हमें जानने की इच्छा होगी कि राम, पूरा शब्द क्या होगा, राम पत्र लिखता, पूरा वाक्य क्या होगा, राम पत्र लिखता, तब हमारे दिल में कोई भी आकांक्षा नहीं उठेगी। मान लिया आपसे कहा गया पत्र लिखता है, पत्र लिखता है, तो भैया हमारे दिमाग में एक आकांक्षा होगी, एक इच्छा होगी कि हम जाने भैया कौन लिख रहा है, ठीक है, तो हमारे दिमाग में आएगा कि कौन लिख रहा है। तो हमारे जैसे सेंटेंस पूरा कर दिया राम पत्र लिखता, तो हमारे दिमाग में कोई भी आकांक्षा, कोई भी इच्छा नहीं रह जाएगी, ठीक, इस शब्द के प्रति, इस वाक्य के प्रति, ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना। चौथा है निकटता। देखिए निकटता होना चाहिए, कहने का मतलब क्या है, इनकी एक उचित दूरी में इनका लिखावट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी लिख दो, ठीक, कहीं भी कुछ भी लिख दो, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। निकटता मतलब जैसे मान लिया आपसे कहा गया भैया आपके पास इतना बड़ा क्या है, एक आपको लेटर पत्र दे दिया गया, ठीक है, मान लिया एक आपको पेज दे दिया गया जिसमें आप लिख रहे हो, आपने कहीं पे नोट डाउन कर रहे हो, तो ये आपके पास पेज है इतना बड़ा। अब आपसे कहा भैया लिखो राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो आपने लिखा राम, ठीक है, यहाँ पे राम लिखा और फिर यहाँ लिख दिया घर और फिर जाता लिख दिया और फिर है लिख दिया, तो भैया पूरा पेज तो आपने भर दिया एक ही वाक्य में, ठीक है। अब आप कह रहे हो भैया ये वाक्य सही, तो वाक्य ये सही नहीं होगा दोस्तों। आपको पता है कि राम घर जाता है, आपको पूरे पेज में नहीं लिखना है, यहीं पर एक लाइन से लिखना है राम घर जाता है, ठीक, मतलब निकटता के साथ लिखना है। ऐसा नहीं कि एक पेज में आप दूर दूर लिख दो राम घर जाता है फिर बोलो भैया ये वाक्य लिख गया, तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य क्या कहलाएगा, एक उचित दूरी होनी चाहिए। जैसे हम यहीं पर लिखे हैं, ठीक है, अब हम इसी में लिख दें राम, इस तरह से मान लिया पेज हमारा, और घर यहाँ लिख दें और फिर जाता यहाँ लिख दें और फिर है यहाँ लिख दें, पूरा पेज भर गया, ये गलत है ना भैया, गलत, ये गलत कहलाएगा। निकटता होनी चाहिए, जैसे एक सेंटेंस में एक लाइन में लिखना चाहिए राम घर जाता है, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें निकटता है। तो निकटता भी बहुत जरूरी नहीं भैया, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। अब देखते हैं पांचवा क्या है, पदक्रम। क्या है, पदक्रम है भैया। तो पदक्रम क्या होता है, हमने बताया था कि मान लिया एक क्रम में लगा होना चाहिए कोई चीज, जैसे हमने कह दिया कि वह जाता घर है, वह जाता घर
है ना, तो वह जाता घर है। तो देखिए ये हमें क्या लग रहा है, ये पदक्रम में नहीं है, ठीक है, वह घर जाता है। तो ये सेंटेंस क्या होना चाहिए था, वह घर जाता है। कहीं ना कहीं इसमें हम गलती कर रहे हैं, पदक्रम इसका सही नहीं रख रहे हैं। तो ये क्या होगा, पदक्रम मतलब क्या होता है, एक क्रम से लगाना, कि सही क्रम कौन सा होगा, इसको ये चीज हमें बताना चाहिए, ठीक है। तो वो चीजें आपको बताना चाहिए। चलिए अब लास्ट देखते हैं अन्वय। अन्वय के बारे में आप नहीं जानते होंगे, तो चलिए बताते हैं अन्वय का अर्थ क्या होता है। समझिए, अन्वय मतलब होता है कि जहां पर हम किसी वाक्य के लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल कर दे, वही क्या होता है, अन्वय होता है। जैसे हम कहते हैं कि सीता खेल खेल रहा है, तो इसमें कौन सी अशुद्धि, तो अन्वय संबंधी अशुद्धि भैया, क्योंकि सीता क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यहां भी क्रिया भी हम स्त्रीलिंग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, क्रिया स्त्रीलिंग करेंगे भैया। सीता खेल रही है होना चाहिए, ना कि रहा है। तो यही क्या होता है, अन्वय, ठीक है। अब देखिए जैसे कहते हैं हमने कि लड़के खेल रहा है, तो लड़के खेल रहा है नहीं होगा, लड़के खेल रहे हैं होगा, क्योंकि देखिए ये बहुवचन है, तो क्रिया को हम कहीं ना कहीं बहुवचन बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अन्वय मतलब क्या होता है, उसको ठीक तरीके से जांचना, उसमें लिंग संबंधी, वचन संबंधी, काल संबंधी, कारक संबंधी और जो भी है पुरुष संबंधी कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये चीज आप समझ सकते हैं। तो ये थे आपके क्या कुछ इसके अनिवार्य तत्व जो वाक्य के, क्योंकि उनके बिना वाक्य आपका अधूरा रहेगा। देखिए अब आपको जो बताने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वाक्य के अंग, ठीक है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। क्या, उद्देश्य और विधेय, और इन्हीं पे पूरा वाक्य टिका हुआ होता है, ठीक है। तो वाक्य के क्वेश्चन आया था, कई बार पूछा गया ये कि वाक्य के कुल कितने अंग होते हैं, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। देखिए उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, तो समझिएगा। देखिए वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। जो कर्ता होता है जिसको हम कर्ता बोलते हैं, जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो इसमें पूछ ले कि भैया उद्देश्य क्या है, तो राम है, राम ही तो करता है ना। अब देखिए कर्ता के साथ साथ कर्ता का विस्तारक भी उद्देश्य के अंतर्गत आता है। क्या, कर्ता के साथ साथ कर्ता का विस्तारक भी उद्देश्य के अंतर्गत आता है। देखिए समझिए, जो भी कर्ता का विस्तार करेगा वो भी उद्देश्य ही होगा। जैसे समझिए, राम का दोस्त श्याम क्रिकेट खेलता है, तो इसमें पूछ लें कि उद्देश्य क्या है, तो देखिए ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये कर्ता है और कर्ता का जो मतलब विस्तारक है वो भी क्या आएगा, आपका उद्देश्य में आएगा। तो आप सिंपल सा कह सकते हैं जो कर्ता होता है वही क्या होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है, समझ लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, विधेय। तो विधेय क्या होता है, देखिए उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन विधेय कहलाता है। जो उद्देश्य के बारे में कहा था कि जैसे राम खेलता है, तो खेलता है कहा गया ना, राम के विषय में कहा गया क्या, खेलता है, तो खेलता है क्या होगा, आपका विधेय हो जाएगा। तो उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन विधेय कहलाता है, और कर्म को ही विधेय कहते हैं। जो कर्म होता है वही क्या होता है, विधेय होता है। देखिए इसमें क्या क्या आएगा, विधेय में क्या क्या आएगा, तो बता दें, इसमें कर्म होगा और कर्म का विस्तारक होगा, और क्रिया होगा, क्रिया का विस्तारक होगा, सहायक क्रिया को शामिल करता है। मतलब कि कर्म, क्रिया, सहायक क्रिया और क्रिया विशेषण सब कुछ किस में आ जाता है दोस्तों, आपको बता दें, विधेय में आता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कर्ता को छोड़ दें, बाकी जो बच्चे सबका सब क्या होता है, पूरा वाक्य क्या होता है, विधेय के अंतर्गत आ जाता है। तो चलिए दिखा दें, जैसे राम का मित्र घनश्याम ऐतिहासिक पुस्तकें कम पढ़ता है, तो समझिए राम का मित्र घनश्याम, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका उद्देश्य हो गया, ये हमने पहले देखा था। अब विधेय की बात करते, ऐतिहासिक पुस्तकें कम पढ़ता है। अब देखिए ये क्या है, पुस्तकें क्या है, ये कर्म है, समझिए ये कर्म है ना। अब देखिए ऐतिहासिक, आप समझते हैं, अगर इसको देखते हैं तो ये क्या है, विशेष है, और इसकी क्या है, विशेषता बतला रहा है, विशेषण है ये ऐतिहासिक ना। अब देखिए पढ़ता तो है मगर कम पढ़ता, ये क्या है, क्रिया है, पढ़ता है, और ये पढ़ता है क्या है, सहायक क्रिया है, और ये कम क्या है, सहायक क्रिया, सॉरी ये क्या है, क्रिया विशेषण है, ठीक। पढ़ने की विशेषता कैसे कम है, तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी विधेय हो जाएंगी। तो देखिए इससे अच्छा तो अब आप नहीं समझ पाओगे, अगर आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए हम वाक्य के प्रकार देखते हैं, भेद देखते हैं। तो देखिए 2 प्रकार से इनको विभाजित करते हैं, और यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा था कि कितने भेद होते हैं किसके। देखिए वाक्य के हम 2 भेद बांटते हैं, ठीक, 2 भेदों में वाक्य को हम विभाजित कर देते हैं। देखिए वाक्यों को निम्न तरीकों से विभाजित किया जाता है या फिर करते हैं। पहला है रचना या प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद। क्या, रचना और प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद। तो हम देखिए रचना और प्रयोग के आधार पर वाक्यों को हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो कौन कौन से भाग होंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित या फिर मिश्र वाक्य, ठीक है। तो ये 3 वाक्य होते हैं दोस्तों, रचना और
प्रयोग के आधार पे। दूसरा तरीका क्या है बांटने का, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पे हम इनको 8 भेदों में बांट देते। कितने भेदों में दोस्तों, 8 भेदों में। कौन कौन से हैं, पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा है इच्छावाचक वाक्य और छठा क्या है, संदेहवाचक वाक्य। क्या, संदेहवाचक वाक्य। उसके बाद बात करते हैं सातवां क्या है, विस्मयवाचक वाक्य और आठवां है संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, तो हमने टोटल वाक्य देख लिया रचना के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पे कितने क्या होते हैं वो सब कुछ हमने देख लिया है। तो देखिए जो हम अगला वीडियो लेके आएंगे वो हम देखेंगे रचना के आधार पे सरल, संयुक्त और मिश्रित, और इनके बारे में हम एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझा देंगे कि आज के बाद कहीं आपके दिमाग से उतरेगा ही नहीं कुछ। और देखिए एक रिक्वेस्ट आपसे कि आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे, ठीक है, तो इस तरह से आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा, इस तरीके से आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, लिखेगा रहेगा उसमें संपूर्ण हिंदी न्यू बैच ऑल एग्जाम, तो ये आपको दिखेगा। और यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो देखिए आपको इस तरह से मिल जाएगा। और यहाँ पर आइए और यहीं पर हम संपूर्ण हिंदी पढ़ा रहे हैं दोस्तों, आपके यूपीएसआई, ठीक है, जो भी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, आपको इससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। और देखिए वीडियो पसंद आएगा तो शेयर जरूर करिएगा और वीडियो लाइक कर दिया करिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, या फिर कोई कमी रहेगी तो वो भी हमें जरूर बताइएगा। हम आपके समस्या का समाधान भी करेंगे। भैया हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको कोई दिक्कत है पढ़ाई में, ठीक है, हमारे पढ़ाने से, तो आप जरूर बताइएगा, हम उसको जरूर सुधारेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग कहते हैं तो हम यूपी जो भी है यूपी स्पेशल की भी क्लासेस इस पर स्टार्ट कर देंगे। ठीक, अगर आप लोग कहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक एक जिले का अध्ययन करेंगे। क्या, एक एक जिले का अध्ययन करते चलेंगे और उस जिले के बारे में हम संक्षिप्त, मतलब कि बहुत ही विस्तार पूर्वक, कि उस जिले से कोई भी क्वेश्चन बाहर ना आए, इतनी हम कोशिश कर सकते हैं कि उससे बाहर कुछ ना लाया जाए। ठीक है, तो आप अगर कमेंट करके बताते हैं तो हम इसके बारे में आपके लिए वीडियो अच्छा सा लेके आएंगे, हर एक जिला के बारे में, यानी 75 जो जिले हैं अपने उत्तर प्रदेश में, तो 75 जिले के बारे में हम अच्छे से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा पाएं। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।